अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को वाघा बॉर्डर के जरिए वापस भारत रवाना करने का मामला है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से भारत के गिरफ्तार पायलट को जज्बा खैर सगाली के तहत रिहाई के फैसले को न सिर्फ आलमी बरादरी ने सराहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर भारतीय सहाफ़ियों, मुदाबिरों और सियासी शख्सियात ने पाकिस्तान के इस रद्द अमल का बहुत खैर मकदम किया है। वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान अमन चाहता है और जज्बा खैर सगाली के तहत गिरफ्तार भारतीय पायलट को रिहा कर दिया जाएगा, मगर साथ ही साथ भारत के जारहियत पसंद मीडिया और सियासी रहनुमाओं की जानिब से इस फैसले को पाकिस्तान पर दबाव का नतीजा करार दिया जा रहा है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। आपके लिए सवाल इस तरह से है, आलमी मीडिया की अभिनंदन को भारत के हवाले किए जाने के फैसले की तारीफ, भारतीय मीडिया और सियासी रहनुमाओं की जानिब से फैसले को पाकिस्तान पर दबाव का नतीजा करार दिया जा रहा है। क्या इंडियन पायलट को वापस करने का इमरान खान का फैसला दुरुस्त है? सबसे पहले हम मजर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजर साहब, क्या ये फैसला दुरुस्त या फिर अगर कहा जाए कि क्या बर वक्त था इमरान खान की तरफ से, आप क्या समझते हैं? जी, मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। देखिए, मुश्किल फ़ैसले होते हैं ऐसे, ख़ास तौर पे एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पाकिस्तान और भारत जो हॉस्टाइल नेबर्स हैं, एक कशीदगी की एक तारीख़ है, जंग की एक तारीख़ है। ऐसे में अगर आप एक इंडियन पायलट को गिरफ़्तार कर लें, उसका तैयारा गिरा दें और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको रिलीज़ कर दें, तो ज़ाहिर है बहुत से मुख्तलिफ़ मनफी प्रोपेगेंडे भी हुए, बहुत सा ये भी हमारे यहाँ कुछ हमारे दोस्तों ने भी ये बात की, लेकिन मुश्किल फ़ैसले ही बड़े लीडर लिया करते हैं। तो मेरा ख़्याल है ये मुश्किल फ़ैसला ज़रूर था, लेकिन बहुत ही अच्छा फ़ैसला था। इसके दूररस नताइज होंगे। मैं अभी इंडियन टीवी देख रहा था और मुझे पहली मरतबा ये नज़र आया कि शिकस्त को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन मीडिया को देख के अंदाज़ा हुआ कि आपने अपनी शिकस्त को जो है एक विक्ट्री के तौर पे आप उसे सेलिब्रेट करते हैं। ये टिपिकल इंडियन मीडिया है, जो मैं फिर ये कहता हूँ कि ये इंडियन न्यूज़ मीडिया के चैनल्स के न्यूज़ रूम्स नहीं हैं, ये वॉर रूम्स हैं। और ये उस वॉर रूम से बाहर ही नहीं निकल रहे, क्योंकि यहाँ मुझे जो लोग नज़र आते हैं वो कम से कम जर्नलिस्ट नज़र नहीं आ रहे मुझे। वो वॉर मॉन्गरर्स उनको आप कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन उसमें कहीं मुझे जर्नलिस्टिक वो नहीं आ रही। और यही वजह है कि वहाँ इस तरीके का एक हाइप बनाई गई है, इसको भी बीजेपी की पॉलिटिक्स का हिस्सा बना के पेश किया जा रहा है। और जाहिर है उन्होंने यही करना था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने तई जो है वो सही फैसला किया। मेरा ख्याल है इमरान खान का ये फैसला दुरुस्त था। और सबसे अच्छी बात इसमें जो मुझे लगी वो ये कि उन्होंने इस फैसले का ऐलान पार्लियामेंट में आकर किया, और ये सबसे अच्छी बात है। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जिस तरह इस पूरे इशू पे यक ज़बान हुई हैं, वो हमारी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का भी इजहार करता है। और हम जिस फेज से निकल कर आए हैं, और अभी जाहिर है आगे हमें और भी इस तरह की लड़ाई जो है विद इन द कंट्री और आउटसाइड लड़नी है। तो मेरा ख्याल है ये एक जो जेस्चर है, इसको आपको किसी और अंदाज में नहीं देखना चाहिए, कम से कम मेरी ये राय है। जी मजर साहब। सलीम साफ़ी साहब, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत की तरफ से कोई मुतालबात सामने आते या कोई बातचीत की जाती तो उसके बाद किया जाता। अभी तो बात भी नहीं हुई। वजीर आजम ने कोशिश भी की, नरेंद्र मोदी से राब्ते की, लेकिन अगर कोई मुतालबात सामने आते तो फिर ये कहा जाना चाहिए था कि दबाव के नतीजे में रिहा किया जा रहा है, लेकिन भारत में तो अभी से ये कहा जा रहा है। क्या वजह है इसकी? नहीं, देखें, बिलाखिर होना तो यही था और उनको बेहतर से बेहतर अंदाज में रखा जाना चाहिए था। और फ़ैसला भी मजमूई तौर पर दुरुस्त सिमत में है, लेकिन मेरे ख़्याल में उसमें उजलत से काम लिया गया और आलमी दबाव बहरहाल उसके लिए था, या ख़ुसूसन उन ममालिक का, अमरीका, सऊदी अरब, ऐसे ममालिक जो कि इस दौरान कोई रोल प्ले कर रहे थे, तो शायद उनके तकाज़े पे बहुत जल्द उनको छोड़ दिया गया। और ये बात तनकीद करने वालों की दुरुस्त है कि उसको ना तो बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और बल्कि ये एक कमज़ोरी थी जो हमारे हाथ में आ गई थी, क्योंकि किसी हर लेवल पे अगर इंगेजमेंट हो जाती, दोबारा कोई दरवाज़ा खुल जाता, कोई मुतालबा इंडिया की तरफ से भी तस्लीम किया जाता, तो उसके बाद अगर उनको रिहा कर दिया जाता तो बहुत बेहतर होता। क्योंकि उनका रवैया
जिस तरह अभी मज़हर साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, उनकी क़यादत का भी और उनकी मीडिया का भी, वो कोई महज़्ज़ब कौम वाला नहीं है, वो बिल्कुल एक जंगजुयाना रवैया है। और जब वो हमारे पास भी था तब भी उनके टोन में कोई फ़र्क नहीं आया था। जब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया उसके बाद भी अभी वो पहुंचा नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी ये देखें हमारे दबाव के आगे झुक गए। और अभी मेरी इत्तला ये है कि अभी देखें कि वो शायद उधर पहुंचा भी नहीं है कि नकियाल सेक्टर में और 7-8 जगहों पे इंडियन आर्मी की तरफ से गोलाबारी शुरू कर दी गई है। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये कि फ़ैसला बहरहाल मजमूई तौर पर दुरुस्त सिम में था, लेकिन उसमें बहुत बड़ी जल्दबाजी से काम लिया गया। कुछ जल्दबाजी देखिए आपने इसमें। बाबर साहब, जिस तरह साफ़ी साहब कह रहे हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था या कुछ जल्दबाजी हुई है, फैसला बहरहाल दुरुस्त है? नहीं, मैं नहीं एग्री करता। अफसा, देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर? हमारा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था स्टेज के ऊपर। हम तो पुलवामा के बाद ये कह रहे थे कि आप हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें और हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये हमारी उनके साथ कॉन्वर्सेशन थी। उस दरमियान उन्होंने इंट्रूजन की और वो इवेंट ख़त्म हो गया। अगले दिन हमने जो कुछ किया उसके बाद उनका इख्तियार गिर गया और उनका पायलट हमारे उसमें आ गया कस्टडी के अंदर। तो हमने अब किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना था? आप जब POW किसी को लेते हैं आर्म्ड हॉस्टिलिटीज़ के दरमियान, तो जैसे ही वो हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म होती हैं आप उन्हें वापस कर देते हैं। यानी ये ट्रायल वाली बात नहीं है इसमें। उन्होंने कोई आके कोई क्राइम नहीं किया मुल्क में। वो तो एक दो मुल्कों के दरमियान एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, उसके दरमियान आपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक ख़ास तरीके से रखना है। जैसे हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म होती हैं आप उन्हें वापस कर देते हैं। सो सवाल अब इसमें यह था कि हम क्या इस स्टेट ऑफ आर्म्ड हॉस्टिलिटीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते थे? थ्योरेटिकली अगर हम बात करें कि हमने आपका बंदा रखा हुआ है क्योंकि अभी आर्म्ड हॉस्टिलिटीज़ कंटिन्यू कर रही हैं, हमारा तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम डी एस्केलेशन की तरफ जाएं। हम उन्हें भी कह रहे हैं आप डी एस्केलेट कीजिए। तो फिर क्या हम जवाब इस्तेमाल करें कि हम किस चीज़ को नेगोशिएट करेंगे? कि अगर आपने दोबारा से हमारे पे हमला किया, हम तो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि बात ख़त्म हो गई है और इसके बाद इस तरह का कोई इवेंट नहीं होना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी हम इंगेज कर रहे हैं इस प्रोसेस में। और फिर गुडविल के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हमने कोई कंडीशंस नहीं अटैच की, इसे एज एन आइसोलेटेड इवेंट लिया और छोड़ दिया। अगर हम और चीज़ें अटैच करते फिर तो ये झगड़े को बढ़ाव देने वाली बात है और उन्हें भी इंकरेज करने वाली बात है कि हम इसे मसले को ख़त्म नहीं समझ रहे, तो आप भी अब कुछ कीजिए जो चीज़ हम अवॉइड करना चाह रहे थे। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट की डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, हमारी गवर्नमेंट की तो कोई डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस नहीं है। इमरान खान की हुकूमत अभी आई है, उनके पास 4-4.5 साल का भी अरसा बाकी है। सो उनके कोई डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस नहीं है। पाकिस्तान में कोई वॉर कंस्टिट्यूंसी नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह रही कि इंडिया के साथ जंग कीजिए। फौज हमारी ये नहीं कह रही कि इंडिया के साथ जंग कीजिए। हमारा मीडिया ये बात नहीं कह रहा, पब्लिक ओपिनियन ये बात नहीं कह रहा। तो हमारा तो इंटरेस्ट था कि इस एनवायरनमेंट में जिसमें इंडिया कोई बेवकूफ़ी कर सकता है डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से, तो हम उन्हें ना मौका दें। और मेरा ख्याल है बड़े अच्छी तरीके से प्ले किया है। जाहिर है इंडिया को ज़रूरत है इस चीज़ की कि वो रात को सो सकें और वो उस काम के लिए कि वो सो सके रात को, उन्हें ये अपने आप को बताना ज़रूरी है कि हम जीते हैं इस बाजी को। तो अगर इससे उन्हें सुकून की नींद आती है रात को तो ठीक है। हमें चाहिए कि हम इंडियन मीडिया ना देखें कुछ दिन। फेस सेविंग की ही बात है, लेकिन मीडिया महमल की तरफ ही जाएंगे। महमल, विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है, हम ना चाहते हुए भी देख रहे हैं क्योंकि एक है तो सही मामला और जानना चाहते हैं कि दूसरी तरफ क्या राय पाई जा रही है। तो अपनी, जिस तरह मज़हर साहब ने कहा, क्या अपनी शिकस्त को मना रहे हैं इस वक्त भारतीय साइड पे? भारतीय मीडिया को ही हम इस पे कहेंगे। और काहे का जश्न, किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? देखिए अफसा, मैं भी इसमें हाँ का ही ऑप्शन लूँगी कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। देखिए हुआ क्या, पहली चीज़ ये हुई कि भारत ने जो है उन्होंने हम पर अटैक किया, एग्रेशन उनकी तरफ से हुआ और वो उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्होंने तो इस किस्म का भी उनके मीडिया ने दावा कर दिया कि जी 300 या 350 कैजुअल्टी होगी, जो कि बाद में इंटरनेशनल मीडिया ने डिस्प्यूट भी किया उस चीज़ को कि किधर हैं वो डेड बॉडीज़। अच्छा, फिर हम अगर अटैक ना करते वापस, हमें रिटेलिएट करना पड़ा, वो इस वजह से क्योंकि अगर ना करते, जिस तरह वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मैं पहले ही कह रहा था कि अगर कोई आपके पास एक्शनेबल एविडेंस है तो आप दे दें, इस तरह की चीज़ मत करिएगा वरना फिर हमें भी रिटेलिएट करना पड़े। अच्छा, अब हमने रिटेलिएट किया, हमने तो उनका एक जहाज़ भी वार गिराया और उसके बाद हमने पायलट भी हमारे पास आ गया। तो उसमें एक चीज़ थी कि एक तरह से हमें एज भी मिल गया
और फिर ये मॉरल हाई ग्राउंड है कि हमने फौरन ही उसको रिलीज करने का फैसला भी कर दिया और हमने रिलीज कर भी दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़। इसके बाद आप देखिए, अच्छा इसमें अब सब मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगी। पहली चीज़ ये कि जिस दिन भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, जो ये अटैक किया, उस दिन अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की जितनी स्टेटमेंट्स आप पढ़ लें, इवन चाइना तक की आप देख लें, सिवाय मेरे ख्याल में टर्की के, किसी ने इस एक्शन को कंडेम नहीं किया। बल्कि इस तरह की उन्होंने बातें की कि टेररिज्म के खिलाफ करना ग्लोबल प्रैक्टिस है और इस तरह की, मतलब एक प्रो इंडिया हमने लाइन देखी, पाकिस्तान की प्रो हमने लाइन नहीं देखी इंटरनेशनल कम्युनिटी में। जब ये हुआ, जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ तो रिस्ट्रेन की बात इंटरनेशनल कम्युनिटी ने शुरू कर दी। तब उनको लगा कि ये तो फिर पाकिस्तान ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, तो ये यहाँ पे कुछ मसला ख़राब ना हो जाए। और अगर हमारे पास अगर ये पायलट ना होते, इमरान खान साहब ने भी बात की पार्लियामेंट के अंदर कि मिसाइल स्ट्राइक का भी हमें ख़तरा था उस रात को कि ये होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। शुक्र है कि इस तरह की चीज़, एक डी एस्केलेशन होगी। हमारे इस प्राइम मिनिस्टर के इस बयान से इंडियन मीडिया ने, मैं आपको ये बता दूं, देखिए हम जिनकी बात करें, मेरे ख्याल में हम टाइम्स नाउ और रिपब्लिक और जो उनके बड़े ही हॉकिश किस्म के चैनल्स हैं उनकी बात करें, लेकिन अगर आप उनका एनडीटीवी देख लें, इंडिया टुडे देख लें, दूसरे कुछ इस तरह के चैनल देख लें, वो बड़ी सेन बात, बल्कि एक्चुअली उनके बहुत सारे जर्नलिस्ट जिन्होंने बड़ी हॉकिश लाइन ली थी पहले दिन, कोशिश की, कोई सेन आवाज नजर नहीं आई, लेकिन मैम अगर आपने कुछ सुना है तो प्लीज शेयर करें। अच्छा है, बिल्कुल है। उन्होंने कहा कि ये दिस राउंड गोज टू इमरान खान एंड पाकिस्तान। बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट ने कल ये बात की, उनकी टोन में, जी उनकी टोन में बड़ी चेंज आई। इवन उनकी, आज आप रिपोर्ट्स पढ़ ले, उनके अखबारात पढ़े, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ ले, द हिंदू पढ़ ले, टेलीग्राफ पढ़ ले, आज उन्होंने कंपैरिजन टेलीग्राफ ने बहुत खूबसूरत किया हुआ है मोदी और इमरान खान के दरमियान। उन्होंने कहा कि लीडरशिप किसकी अच्छी है, ये कंपैरिजन किया हुआ। इसलिए मैं कह रही हूँ, देखिए इस वक्त एडवांटेज पाकिस्तान है, डी एस्केलेट हुई है चीजें, तो इसको ऐसे रहने दिया चाहिए। ये नहीं कहना हमें चाहिए कि आज क्यों छोड़ा है, बहुत जल्दी कर दी, बिल्कुल नहीं, हमने छोड़ना था और बहुत अच्छा किया कि हमने जल्दी छोड़ा। बिल्कुल दुरुस्त तरीका कार अपनाया है पाकिस्तान ने। इरशाद भट्टी साहब, अगर ऐसा है तो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं आलमी दुनिया के सामने इसको कि कितना बड़ा पीस की तरफ कदम उठाया है पाकिस्तान ने। जी बिल्कुल, पहली बात तो वही है कि दुरुस्त फैसला है, और दूसरी बात यह है कि हमने अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ा है, कुलभूषण को नहीं छोड़ा। हम दबाव में आने वाले होते, किसी खौफ में मुब्तला होते या कोई हम प्रेशर में होते तो 3 साल तो हो गए हैं मेरा ख्याल से, किसी आज या कल या गुजरे कल उसको भी छोड़ देते। आपने देखा नहीं दुनिया का रिस्पांस क्या आ रहा है। वो पाकिस्तान जिसके बारे में कल तक कहा जाता था कि दहशतगर्दों की पनाहगाह है, इस हर बुरी चीज़ का कोई ना कोई खुरा या कोई ना कोई कदम या कोई ना कोई निशान पाकिस्तान में मिलता है। आज आप देखें पूरी दुनिया के लोग क्या रिस्पांस दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी बात है, भारतीय साफियों का देखें आप, जो 100% थे वार रूम्स में थे, अब वो 80% वार रूम्स में है, 20% उनके साथ से हट चुके हैं। फनकारों को देख लें, खिलाड़ियों को देख लें, रिटायर्ड अफसरों को रद्द-ए-अमल देख लें, कुछ सियासतदानों का देख लें उनका रद्द-ए-अमल। भारतीय सोशल मीडिया पर पता है उनका हैशटैग जो टॉप ट्रेंड बना है वो है गो बैक मोदी गो, या गो मोदी गो, यानी मोदी घर चले जाओ। वो तमिलनाडु जा रहा है, वहां देखें वो क्या हो रहा है कि और उसे 70 साल की बदतरीन क़यादत कहा जा रहा है। और इसके अलावा भारत में बात हो रही है, कल मैं हैरान रह गया कि भारतीय 2 टीवी चैनल्स पे वो खास थे पंजाब के ही, लेकिन वो कह रहे थे कि जंग टलती है तो इमरान खान को नोबेल प्राइज देना चाहिए, नोबेल इनाम देना चाहिए। ट्वीट्स ऐसे देखे कि ओबामा को या ट्रंप को नहीं मिलना चाहिए, इमरान खान को मिलना चाहिए। भारतीय मीडिया कल कह रहा था, कल भारतीय मीडिया के जो F-16 का पाकिस्तानी इन्होंने कहा है, फौजी तर्जमानों ने, इंडिया के फौजी तर्जमानों ने, कि F-16 का जो हमने गिराया है वो एक्चुअली FA8675C0070 ये अमरीकी असले का मखसूस कोड है, और ये ताइवान को फरोख्त किया गया $23 करोड़ 80 लाख का। अब देखें एक सूरत हाल को देखें, पुलवामा हुआ, पाकिस्तानी मुवक्किफ ने भारत को हरा दिया, हमने कहा सबूत दें, कार्रवाई करेंगे, पूरी दुनिया हमारे साथ थी। बालाकोट जारियत हुई, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जानदार और शानदार दिया, 2 तैयारे मार गिराए, एक तैयारा इस तरफ गिरा, पायलट गिरफ्तार हो गया, दूसरा तैयारा उस तरफ गिरा और उसके पायलट की आज आखिरी रसूमात हो रही हैं भारत में। अब 1 महीने में
8 जंगी जहाज जिसमें ये, और आखिरी ये अभिनंदन के गिरफ्तार होने पर उन्होंने वेस्टर्न कमांड का, भारत ने अपने जो उसका नाम है हरि कुमार को, एयर मार्शल को बरतरफ कर दिया है। और पाकिस्तान जी जी पाकिस्तान पाकिस्तान में क्रैक कर फेक है वो आखिरी बात। अच्छा शुक्रिया। पाकिस्तान पहला मरहला जीत चुका है और यकीन जानिए कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर मोदी को अगर कोई दूसरा मरहला जंग लड़ने का हुआ तो हम वो भी जीतेंगे और हम लड़ लेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा किया है और आपने इसको दिया है। पूरी दुनिया में आपका एक नया इमेज, नया सारा आ गया। अब रख के करना क्या था, उसका अचार डालना था अभी। सही, बिल्कुल दुरुस्त। हफीजुल्लाह न्याई साहब, जो रद्द-ए-अमल बदल रहा है जिसका जिक्र किया महमल ने और इरशाद साहब ने भी, कुछ समझदार जो आवाज़ें हैं वहाँ पर उनके ख्यालात बदल रहे हैं अब, तो कहीं इंडियन मीडिया की एक्साइटमेंट कम होगी अब आपके ख्याल में, या फिर हुकूमत और मीडिया का जो रवैया है फेस सेविंग से मुतालिक ये हदें ना क्रॉस कर जाए? साहब पहली बात तो यह है कि फैसला तो दुरुस्त है। मैं तो कल बल्कि ज़्यादा एक्साइटेड भी था और मेरा ख्याल था कि 2-4 घंटे शायद पहले भी कर देते। अब चूँकि मुझे जो है बेनिफिट है हाइंडसाइट का, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये फैसले का वक्त सही नहीं था। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल फैसले के बाद जब इंडिया के तीनों फोर्सेस के चीफ्स और मोदी का जो बयान आया जिसमें उसने कहा जी कि जो है ये पायलट प्रोजेक्ट था, फिर उसने कहा ये प्रैक्टिस थी, तो जो प्रैक्टिस होती है तो मैच शुरू होने वाला है। तो उसके बाद मैंने देखा, क्योंकि उससे पहले दिन पूरा एक लल रहा, पूरी खामोशी रही, और फिर वज़ीर आज़म साहब ने भी तकरीर में इनकॉर्पोरेट किया कि वो मिसाइल का हमला करने चाहते थे, लेकिन उन्होंने तासुर यही दिया कि यानी कि इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर आया, उन्होंने नहीं किया और हालात अब बेहतरी की तरफ चले गए हैं। इससे तासुर तकरीबन यही मिला। लेकिन बाद के हालात जो अनफोल्ड हुए हैं, उन्होंने ये बताया कि वो तासर हमारा जो लीडरशिप का कायम है वो सही नहीं है, कि इंडिया जो है पूरी तरह जंग के सीरिया के अंदर अभी भी उसी तरह मुब्तला है जिस तरह पहले दिन था। और उसमें यह है कि 2-4 दिन अगर और भी देख लिया जाता है, जैसे सलीम साफी साहब ने कहा है, तो कोई मजाका नहीं था। और ये बात मेरे सोचने की नहीं थी, ना यहाँ पे हमारे पैनल के सोचने की। ये जो हमारे लोग जो ऊपर बैठे हैं, जो ज़्यादा सूरत हाल की ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें जानते हैं, बारीकियों से जानते हैं, जो इन्वॉल्व हैं, जिनको जो पेरिफेरी पे भी जो हरकतें हो रही हैं उनको भी देख रहे हैं। देखें, इंडिया के पास हमारे फ़र्क है। इंडिया के पास अब सा ये बेनिफिट है कि वो आलमी दबाव, उसके पास उसकी अपनी चॉइस है, वो ले या ना ले। पाकिस्तान के पास ये चॉइस नहीं है। ये बिल्कुल एक बात हमें थोड़ी सी करनी चाहिए कि हमें उस तरीके से मदद नहीं मिली या हमारे मौक़िफ़ को पिज़राई नहीं मिली, हालांकि हमारे मौक़िफ़ में सच्चाई थी। और ये अपनी कंपल्शन होती हैं पहले दिन से, पुलवामा से लेकर आज तक। अब आप जो देख लिया ना कि सुषमा स्वराज वहाँ बैठी हैं, जो कि हमें बिल्कुल जिन लोगों से हमें तो थे हमारे खड़े होंगे, उन्होंने उठाकर सुषमा स्वराज को वहाँ बुला लिया और ऐसे मौके पर बुलाया कि ऐसे मौके बुलाया नहीं बुलाना चाहिए था। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो सारी सूरत हाल है कि इंडिया के ऊपर जो दबाव हमारे ऊपर अगर आया है, तो इस दबाव के अंदर हमें उसके बारे में अपना भी देखना चाहिए था। डेफिनेटली दबाव अब तो सबका साफ पता चलता है कि जो इंटेंस या बड़ी एक शदीद किस्म की बिहाइंड द सीन जो कोशिशें हुई होंगी और फिर पाकिस्तान को करने के लिए कि इंडिया को थोड़ी सी फेस सेविंग दी जाए, तो उन्होंने ये वो सारी अटेम्प्ट्स की होंगी जो पाकिस्तान ने उनके मुताबिक किया डाला है। और उसके मुकाबले में अब आया क्या है क्या नहीं होगा, इसका क्या असरात पड़ते हैं, वो इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो सूरत हाल है वॉर इज़ ऑन, और वो अपने लोगों को जहाँ पे वहाँ पे चूँकि आज़ादी है, लोग पूरी खुल के बात भी कर लेते, उनके पास गुंजाइश है, लेकिन इन लोगों को फिर वो दबा लेंगे जैसे पहले उन्हें दबाए रखा है। फैसला आपके ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन न्याई साहब और साफ़ी साहब ने ये पॉइंट आउट किया है कि कुछ वक्त लिया जा सकता था पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला करने में। ओवरऑल जो पैनल है बाकी बिल्कुल वाज़ी यहाँ के ऑप्शंस उनकी तरफ से सामने आए हैं। पाकिस्तान की जानिब से जज्बा खैर सगाली के तहत गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को वाघा बॉर्डर के जरिए वापस भारत रवाना किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि भारतीय पायलट को जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा किया जा रहा है। पाकिस्तान की आमन के लिए की जाने
वाली कोशिशों को उसकी कमजोरी ना समझा जाए, ये वाजे किया था वजीर आजम ने। अफवाज पाकिस्तान और कौम वतन का दिफा करना जानती हैं। उनका मजीद कहना था कि बदकिस्मती से पुलवामा वाक़े के बाद भारत की तरफ से सबूत के बजाय एक जंगी माहौल बढ़ता गया। भारत से बार बार कहा कि ठोस सबूत दे, तो आज भारत ने डोजियर भेजा है और 2 दिन पहले हम पर जारहियत की, आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की। अगर ये डोजियर पहले देते तो हमला न होता और न ही हम एक्शन लेते। हमें लगा कि भारत में इलेक्शन की वजह से उनकी मजबूरी है कि जंगी माहौल बनाया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बार बार भारत को ये यकीन दहानी कराई गई कि अगर भारत सबूत फराहम करेगा तो पाकिस्तान हर तरह का ताउन करेगा। मगर इन तमाम इक़दाम के बावजूद मोदी सरकार की जानिब से कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले टेलीफोनिक राब्ते का भी भारत की तरफ से कोई मुस्बत जवाब सामने नहीं आया। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, वापसी का फैसला, दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस सबूत पर कार्रवाई की बात, इन इक़दाम के बावजूद मोदी का वज़ीर आज़म से बातचीत से इनकार, वजह क्या है आपके ख्याल में? इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे सबसे पहले। इरशाद साहब, जब बार बार कहा जा रहा है वज़ीर ख़ारजा की तरफ से भी, और कल एक अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हमें सबूत दिए जाएं तो हम कार्रवाई करेंगे, और वज़ीर आज़म ने भी एक बार फिर से एक नए सिरे से कहा है कि आप सबूत दें, फिर भी क्यों इनकार कर रहा है भारत? इस आपके इंट्रो और आपके इस बार बार कहने को अगर मोदी सुन लेगा तो यकीन करें खुद इमरान खान को फ़ोन करेगा कि भाईजान बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है, आप तो जज्बाती हो गए। देखिए, एक तो हिस्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं। आप हिस्ट्री को ज़हन में रखें। भारत नॉन दुश्मन है पाकिस्तान का। 65-71 कारगिल और इसके अलावा मसला कश्मीर को ज़हन में रखें। तीसरा जो बुनियादी जो फ़र्क है जो आज पाकिस्तान और भारत के और आज के हालात में है, वो है नरेंद्र मोदी, और उनको पूरी ज़िंदगी उनकी इस ज़हन में रखे, मुसलमानों के हवाले से उनके जो ख्यालात, पाकिस्तान के हवाले से उनके जो अक़वाले ज़र्री और हमारे बाकी चीज़ों के हवाले से उनके जो कौल हैं वो भी वो छप चुके हैं सारों के सामने। अब चौथा मरहला है मोदी साहब की बका का। आवाम से वादे वो पूरे कर नहीं सके, नफ़रत, जहर, सानिया, कुछ ना कुछ उनको अब वो चाहिए था, जिसकी वजह से अब अगला 5 से 3 से 5 मार्च के दरमियान ये वो जब इलेक्शन डेट अनाउंस होने वाली है, 45 दिनों बाद इलेक्शन होने वाले हैं। तो अब ये उन्होंने पुलवामा शुरू किया। अब ये उसके बाद 400 टीवी चैनलों की मदद से जो उन्होंने मोदी सरकार ने एक सूरत-ए-हाल को जहां पर पहुंचाया भारत में, जिस वार हिस्सेरिया में पूरी कौम को डाला, और जो नताइज मोदी साहब को चाहिए उसके लिए हम कुछ भी कर लें, खुल्लम खुल्ला बातचीत नामुमकिन है। उनको एक तो फेस सेविंग चाहिए, एक वक्त चाहिए, दूसरा इलेक्शन में नताइज चाहिए। लिहाजा अगर बहुत सारा भी आगे हो जाए, आप कलभूषण उनको दे लें, मैं मिसाल दे रहा हूं, कलभूषण अगली फ्लाइट पे भेज दें, मसला कश्मीर कह दें क्या, तो फिर ये तो हो सकता है कि वो इसको अपने में हल करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि फिर भी वो फ़ोन करें और कहें कि आओ मुज़ाकरात करें। उनकी बका का मसला है, उन्होंने इसलिए तो सारा कुछ किया है कि अब ये खुल्लम खुल्ला कैसे करेंगे। लिहाजा जंग हो ना हो, कशीदगी ज्यादा बढ़े ना बढ़े या कम हो या यहीं रुके, मुज़ाकरात या इस इलेक्शन तक या नरेंद्र मोदी इन इलेक्शन तक कभी भी नहीं करेंगे और कोई खुल्लम खुल्ला बातचीत नहीं करेंगे। बैकडोर चल रहा है, वो कल भी चल रहा था, आज भी चलेगा और कल भी चलेगा। मेमल, इलेक्शन तक अगर नई बातचीत के रास्ते पे आएंगे मोदी, तो देर नहीं हो जाएगी बहुत तब तक? देखिए अब इसके अंदर जो मेरी चंद भारतीय सहाफ़ियों से बात हुई, तो जो कल की ब्रीफिंग थी, एक उनकी ऑफ कैमरा ब्रीफिंग भी होती है, वो भी हुई। उसके अंदर जो सोर्सेज बातें बता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने कहा है कि हमने डोसियर भेज दिया पुलवामा का पाकिस्तान को। हम पाकिस्तान से किसी भी लेवल पे, चाहे वो वज़ीर आज़म का लेवल हो, चाहे वो वज़ीर ख़ारजा का लेवल हो या कोई भी और लेवल हो, हम उस पर बात नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान कोई क्रेडिबल प्रॉपर एक्शन नहीं लेता। क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमने पहले भी इनको एविडेंस दिए है, बाकी पिछले अटैक्स के, बेशक वो पठानकोट हो, उरी हो, मुंबई हो, तो इन्होंने कोई
कोई इन्होंने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो अब हम तब तक बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने बार बार ये कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो अब करके दिखाए और हमें कोई प्रॉपर एक्शन लेके दिखाए। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताती रहूँ, ये अभी भट्टी साहब ने जिक्र किया शाह महमूद कुरैशी साहब के CNN के इंटरव्यू का, उसके अंदर उन्होंने बार बार जब क्रिस्टियन अमनपुर उनसे पूछ रही थी कि आप मसूद अजहर को हैंड ओवर करेंगे या अरेस्ट करेंगे या क्या एक्शन आप उनके खिलाफ लेंगे, तो उन्होंने कहा ही इज़ वेरी अनवेल, ही कांट इवन लीव हिज हाउस, ही कांट मूव। ये जो है ये इंटरव्यू इंडिया में इट डिड नॉट गो डाउन वेल ओवर देयर, और ये इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान बहाने बना रहा है, और इस वजह से इंडिया जो है वो देखिए बात ये होती है कि हाँ हम PR के राउंड में हम ज़रूर जीते होंगे, ये हम इसको पायलट को भी छोड़कर वैसे भी जिस तरह से हमने पीस की बात की है, लेकिन असल बात होती है इंटरनेशनल फ्रंट, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर हमारी अभी तक उस तरह की जीत नहीं, या उस तरह का हमारा साथ नहीं कोई दे रहा जिस तरह से भारत का दिया जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, हम FATF की कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा हम ग्रे लिस्ट में हैं, हमें ये एक्शन लेना पड़ेगा। आज ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि अपना घर जब तक हम साफ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, और ये बात दुरुस्त है। देखिए इस किस्म के अगर हम बात कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कॉपरेट करेंगे और सही एक्शन लेंगे, तो फिर हमें जो हम कह रहे हैं वॉक द टॉक होता है ना, वो भी हमें करके दिखाना पड़ेगा, वरना हमें इंटरनेशनल आइसोलेशन फेस करनी पड़ेगी। तो हाँ, इंडिया में इलेक्शंस हैं और उसकी वजह से मोदी जो है कदम नहीं बढ़ाएगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएंगे, और अगर वो इलेक्शन जीतता है तो शायद उसके बाद बातचीत, लेकिन ये रीजन वो देते रहेंगे, इसको बहाना बनाए रखेंगे। सलीम साफी साहब, आलमी दुनिया और इंडिया का जो बैंड आउटफिट से मुतालिक जो इसरार रहा है और अभी और ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई क्रेडिबल और प्रॉपर एक्शन पाकिस्तान ले सकता है ताकि ये बहाना भी ख़त्म कर दिया जाए? इमरान खान साहब की हुकूमत है, काफ़ी चीज़ें उनके हक़ में हैं मुल्क के अंदर। देखिए, जहाँ तक बैंड ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक़ है, तो अगरचे पाकिस्तान 9/11 के बाद से मजमूई तौर पर रियासत की ये पॉलिसी रही है कि वो इनसे जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन ख़ुद पाकिस्तान के अंदर भी ये एहसास है कि जिस क़ुव्वत और शिद्दत के साथ उनसे जान छुड़ाना चाहिए था वो नहीं किया गया। फिर जब हमारा नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया तो उसका एक अहम हिस्सा भी यही था। उसके बाद जुज़ियात पे तो अमल किया गया, लेकिन ये शेक जो था उस पर पूरी तरह अमल नहीं हो सका। और ये सिर्फ यहाँ के दबाव पे नहीं, अभी FATF में जो हमारे सामने मसला है वो भी इनका है, इन तंजीमों से मुतालिक है। अब देखें, फ्रांस और 3 यूरोपियन ममालिक ने मिल के वो इसी जैश मोहम्मद के सरबराह को ब्लैक लिस्ट करने के लिए UN में जा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में अब कम से कम रियासत को उस हवाले से यकसू होना पड़ेगा। अगर इंडियन कंटेक्स्ट में नहीं भी करते तो पाकिस्तान के इमेज की खातिर और पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल के तनाजुर में उसको करना चाहिए। जहाँ तक अमन और कशीदगी का मामला है, जो बुनियादी सवाल है, तो देखिए आप लोगों ने अपने सवाल में अमन और कशीदगी को एक दूसरे का मुतबादिल या मुतज़ाद करार दिया है। हालांकि मेरे ख़्याल में जो जंग का जो मुतज़ाद है या मुतबादिल है वो अमन है। मेरा अपना अंदाज़ा ये कि न तो जंग होगी और न कशीदगी ख़त्म होगी। ये कशीदगी भी जारी रहेगी लेकिन जंग भी नहीं होगी। जो इंडिया का कारपोरेट सेक्टर है, जो रीजनल प्लेयर्स हैं, जो आलमी प्लेयर्स हैं, जो अब दरमियान में आ गए हैं। आज भी अगर आप देखें तो हमारी आर्मी चीफ ने अमेरिकन सेंटकॉम के सरबराह से भी बात की है, उन्होंने UK के अफवाज के सरबराह से भी बात की है, इसी तरह अमेरिकन सफ़ीर से भी उनकी बात हुई है, और बीच में UAE और सऊदी अरब और अमेरिका ट्रंप के बयान को, तो मेरे ख़्याल में ये जो ताकतें हैं वो जंग की तरफ मामले को जाने नहीं देंगे, और ख़ुद इंडिया का कारपोरेट सेक्टर भी। लेकिन जो मोदी ने अपने आप को जिस तरह फंसा दिया है, तो मेरे ख़्याल में मोदी इलेक्शन तक कशीदगी को किसी सूरत कम नहीं करेंगे, ना वो कम कर सकते हैं, बल्कि जो इलेक्शन करीब आएगा शायद वो कशीदगी को मज़ीद भी बढ़ावा दे। तो न अमन होगी, न मुज़ाकरात का इम्कान है, न जंग का ख़तरा है, लेकिन कशीदगी बहरहाल बरकरार रहेगी। मेरा अंदाज़ा ये है कशीदगी बरकरार रहेगी। आपके ख्याल में सही, आपका अंदाज़ा इस तरह से है। मदद साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है इस पर आप कुछ ऐड अगर करना चाहें कि अब कुछ हम देख सकते हैं कि कोई बाकायदा कार्रवाई हो, क्योंकि सिर्फ इंडिया नहीं दीगर मुल्कों से भी इस पे आते हैं मुतालबात पाकिस्तान से, और फिर क्यों मोदी इनकारी हैं इतने पाकिस्तान की तरफ से इक़दाम करने के बावजूद बातचीत करने से?
देखिए, इसकी बड़ी वजह तो इलेक्शन है। जो आपके सवाल का जवाब है वो तो इलेक्शन है, और दूसरा ये कि जो मोदी हैं वो हिंदुस्तान को मोदीस्तान बनाना चाहते हैं, यानी वो माइंडसेट फैलाना चाहते हैं जो बड़ी तेज़ी से उन्होंने फैलाया है इंडिया के अंदर। इंडिया के किसी शोबे में चले जाएं तो वो जो इंतहा पसंदी जो मोदी लाए हैं, और सिर्फ ये बीजेपी नहीं है, बीजेपी में वाजपेयी भी थे, लेकिन ये मोदीस्तान जो का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ख़तरनाक है हिंदुस्तान के लिए, और वो उसको बढ़ाना चाहते हैं। वो बैलेट की जंग बुलेट से जीतना चाहते हैं, और हर इलेक्शन में वो यही, पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने बैलेट की लड़ाई बुलेट से जीतने की कोशिश की, और उस बुलेट का जो निशाना था वो पाकिस्तान को बनाया उन्होंने, पिछले इलेक्शन में भी, इस इलेक्शन में भी। तो उनकी वाज़ेह पॉलिसी है। देखिए, लेकिन जिस तरह अभी सलीम साफ़ी साहब कह रहे थे, जो उन्होंने डोजियर भेजे हैं वो ये याद रखें कि वो आपके लिए नहीं हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए हैं। वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि आप इसकी बुनियाद पे क्या कार्रवाई करते हैं। तो हमें इस पे बड़ी संजीदगी से देखना पड़ेगा। ये नहीं कि उन्होंने, जहाँ तक जो इंडियन मीडिया को और हमारे यहाँ जो चीज़ें सामने आई हैं सोर्सेज से, उसमें पुलवामा, एग्जैक्टली पुलवामा के हवाले से कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन वो नहीं है, लेकिन जैश ए मोहम्मद के हवाले से बहुत सी चीज़ें उन्होंने वो की हैं, क्योंकि जैश ए मोहम्मद को इंटरनेशनल उसमें भी दूसरे अंदाज में देखा जाता है। तो अब आप उस सिलसिले में कितना आगे जाएंगे, क्या फैसला करेंगे, इस वक्त करेंगे या आगे चल के करेंगे। और एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी आपने कुछ बड़े फैसले करने हैं। अगर आपने वो फैसले नहीं किए तो आप अक्सर ऐसी लड़ाई जो आप जीत रहे होते थे वो आपके लिए एक मुश्किल लड़ाई बन जाती है। तो हमने देखना ये कि अगर हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने एक कामयाब लड़ाई लड़ी है, तो इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ भी हमें कामयाब होना है हर सूरत में। अगर आपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को जो है तरक्की की राह पे ले जाना है, तो ये फ़ैसले आपने हर सूरत में रियासत पाकिस्तान ने करने पड़ेंगे आपको, सिर्फ उसमें नहीं। लेकिन इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है, मोदी का जो पर्सपेक्टिव है, वो सीधा ये है कि वो इंतहा पसंदाना सियासत को भारत के अंदर फ़रोग़ देना चाहते हैं, और वही उसी पॉलिसी के तहत वो ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। डोजियर पर अमल दरामद, और लेकिन बेसिकली आपने ऑप्शन लिया इंतखाबात का ही इसके ऊपर। साहब, पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल के अंदर ग्लोबली अब इसको देखा जा रहा है कि एक बहुत पॉजिटिव और मैच्योर तरीके से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है। तो आप समझते हैं कि जो दीगर मुतालबात हैं इसके ऊपर भी कोई खातिर खा पाकिस्तान की तरफ से होनी चाहिए, काम होना चाहिए, और सवाल के जवाब में क्या समझते हैं आप? अब सर, रियलिटी चेक तो यह है कि पिछले 70 साल से कोई आज की बात तो है नहीं, एक सिलसिला है लंबा, और हर मौके पे इंडिया हमें शुरू से बुली कर रहा है। और इस बुली करने में उस वक्त जबकि इंडिया जो है नॉन अलाइंड कंट्री में शामिल था, सो कॉल्ड, और हम सीटो और सेंटो का हिस्सा थे, और अमेरिका के बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि हर उस माहिदे के अंदर आगे बढ़ के शामिल हुए थे। हमारे बुरे वक्त पे किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। चंद मुल्क थे, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मुसलमान मुल्क, जो कि इस वक्त इतने मौसर नहीं थे। ये बेचारे सारे तुर्की, ये खुल के हमारे साथ आते थे। अब पहली कैजुअलिटी ये कि वो भी नहीं आई, ये दूसरी बहस है। उनमें से सिवाय तुर्की के भी कोई भी उस तरह नहीं आया खुल के हमारे साथ खड़ा हो। बाकी बात यह है कि जो डोसियर है, डोसियर में जी देखें कि और इंडिया जो है मुज़ाकरात के लिए, ये उनका एक पूरा वो है कि बिल्कुल वो तब भी मुज़ाकरात करेंगे, वो ताशकंद के हों, अब के हों, जब उनको देखेंगे कि पाकिस्तान को फिर कहाँ से जो है जिसको कहना चाहिए कि फ्लैट किया जा सकता है, और पाकिस्तान से अपनी टर्म्स में मनवाई जा सकती है। मुझे लगता यह है कि डोसियर के बाद अगला मुतालबा ये हुआ कि हाफिज़ सईद को और मसूद अज़हर को हमारे हवाले करें, या कम अज़ कम इनको, जैसे उसामा के बारे में अमेरिका ने मुतालबा किया था, और उसके ऊपर आपको पता है कि दुनिया ने कितनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी देखी 9/11 के बाद, कि किस हुब्रस के साथ और किस तकब्बुर के साथ अमेरिका जो अफगानिस्तान में नाजिल हुआ था। अच्छा, हम एक अजीब कौम है कि जब वाजपेयी यहाँ पे पाकिस्तान में आए और बड़ी मिलनसारी दिखाई, तो हमने उसके खिलाफ सड़कों पे एहतजाज किया, हमने तोड़ फोड़ की, हमने पूरा लाहौर शहर को हिला के रख दिया। उसी वाजपेयी को ये आज जब आए थे 99 फरवरी में, लेस देन 3 ईयर जनवरी में खटमंडो में साख के ऊपर हमारे जो माइटी प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट मुशर्रफ, वो भाग के जाके वाजपेयी को हाथ मिला रहे थे, और इस तरह इतनी वो अजीबोगरीब एम्बैरेसिंग पोजीशन थी कि जो समझ में नहीं आती थी। यही मोदी जो है जैसे तैसे था, हमारे पास हमारे घरों में चल के आ रहा था।
इसी मोदी को हम कल के टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने खुद असेंबली बताया, वो फोन उठाने पर तैयार नहीं है। आया वो मोदी इतना बुरा था, हम क्यों उठा रहे हैं उसको? क्या हम डरे बैठे हैं? क्या हम घबराए बैठे हैं? अगर मोदी के साथ कुछ सैनिटी प्रिवेल करी गई है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करनी चाहिए, तो वो सैनिटी क्या उस वक्त नहीं थी? उस वक्त जब मोदी के साथ हम किसी और तरीके से बात कर सकते थे इस नहज तक पहुंचने से पहले। ये सारी बातें जो हुई, ख्वाजा आसिफ को आड़े हाथों मैंने यहाँ लिया। मैं इतना फ्यूरियस था क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि जो इंडिया का जो नैरेटिव है उससे मैं पूरी तरह मुतफिक नहीं हूँ। हमारे खामखा हमारे लोगों को मिलाइन किया जाता है आउट ऑफ द वे जाके, और हमसे भी उनसे जद्दों को कराया जाता है। मैं बिल्कुल उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन जो ओवरऑल बयान आया हुआ है अब इंडिया का, तो ये तसलसल है। मैं तो इस बात के बारे में बिल्कुल किसी से मुतफिक नहीं हूँ कि मोदी ना होता और कोई कांग्रेस का लीडर होता तो हमारे पास कोई लिवरेज होता। इंडिया के अंदर एक खास किस्म की पॉलिसी और इसके अंदर उनके एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें जो है वो हैंड इन ग्लव है, उनके हर इलेक्शन में उससे फायदा उठाया जाता है। ये ठीक है कि आज जो फायदा है मोदी को ज्यादा पहुंचेगा और नुकसान भी मोदी को ज्यादा पहुंचेगा। आज फायदा भी इमरान खान को ज्यादा पहुंचेगा, नुकसान भी ज्यादा इमरान खान को। लेकिन हम कभी ये नहीं है कि इस फायदा नुकसान के लिए हमारी सियासी क़यादत कभी इस तरह का नैरेटिव यूज किया। ये ठीक है, पिछले इलेक्शन में हमने भी यूज किया मोदी का यार कह के, और नवाज शरीफ को। आज ख्वाजा आसिफ की तकरीर थी, आई ओपनर थी ख्वाजा आसिफ की तकरीर पार्लियामेंट में। ख्वाजा आसिफ की तकरीर, अब से एक बात, ख्वाजा आसिफ की तकरीर आई ओपनर थी। शायद इस तकरीर से ही सबक आ जाए। अगर हमने वाजपेयी से हाथ मिलाना 2002 काठमांडू में उससे नहीं सीखा, और जो ख्वाजा आसिफ ने आज शीशा दिखाया है जिसके ऊपर आपने नवाज शरीफ को जलील और रुसवा करके घर भेज दिया है, अब क्या बातें कर रहे हैं? हम वही बातें कर रहे हैं, घर ठीक करना चाहिए, वही बातें कर रहे हैं, जैश मोहम्मद को ठीक करना चाहिए, फलान मेरा ख्याल है कि इतनी कॉन्ट्रडिक्शन के साथ आप कहाँ खड़े हैं इसको ना ही डिस्कस करें ज्यादा डिटेल में तो बेहतर है। ठीक है बाबर साहब, ये जो सारे इकदाम पाकिस्तान कर रहे हैं इसके बावजूद मोदी क्यों बात नहीं कर रहे? देखिए, एक इंडिया में नैरेटिव है जो पिछले 20 साल कारगिल के बाद से स्टार्ट हुआ, उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, लेकिन उसने शिद्दत पकड़ी मुंबई के बाद, और एक कंसिस्टेंटली वो नैरेटिव ग्रो किया है, और खाली एक पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, अक्रॉस इंडियन स्पेक्ट्रम वो ग्रो किया है। मुंबई का ट्रायल का वो एग्जाम्पल देते हैं, मैं आप उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो अब पठानकोट का जिक्र करते हैं, वो उड़ी का जिक्र करते हैं, और अब वो पुलवामा का जिक्र करते हैं कि इन सारे चीज़ों में क्या चीज़ तब्दील हो जाएगी। हर केस के बाद हमने डोजियर भी दिया, बातचीत भी हुई, लेकिन उनका अपना एस्टिमेशन ये है जो उनके मुल्क में पॉपुलर है नैरेटिव के, उसके बावजूद कोई चीज़ें चेंज नहीं होती। वक्ती तौर पर हम ज़रूर ये बात कहते हैं कि हम इसके ऊपर काम करेंगे आपके साथ मिलकर, लेकिन हम एक्चुअली कोई ठोस इकदाम उठाते नहीं हैं, और वो जो तंजीमें हैं वो पाकिस्तान में विजिबल नज़र आती हैं। अब हम ये कहते हैं कि ये तंजीमें बेशक यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये पाकिस्तान से बाहर कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं, और अगर ये बाहर कार्रवाई नहीं कर रही तो हम इनके खिलाफ कैसे एक्शन करें? हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कल ये बात कही कि हमें एविडेंस चाहिए। वो ये कहते हैं कि आप इनकी कार्रवाई जो पाकिस्तान से बाहर है आप उसे छुपाते हैं, और अगर ये एडमिशन कर लेते हैं कि हम बाहर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर वो काम भी कर रहे हैं। इंडिया की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, वो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पिछले 20 साल से पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाना चाहते हैं और प्रोजेक्ट करते रहते हैं। इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्हें ये बात नज़र आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया का डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। उनका डिफेंस बजट बहुत बड़ा है, हमारा डिफेंस बजट हमारी इकोनॉमी के लिहाज से उस तरह से नहीं है। और फिर ये जो अजीत डोवल वाली पॉलिसी थी कि आप इनके नॉन स्टेट एक्टर्स को ही इस्तेमाल करें, भले आप बलूचिस्तान में करें, भले टीटीपी को करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक कंसिस्टेंसी पॉलिसी है, मल्टी प्रोंग पॉलिसी। अब हमने अगर उसमें से निकलना है तो हमें दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत है, जैसा साफी साहब ने बात की, हमें कन्विंस करने की जरूरत है कि नहीं, हम बिल्कुल नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे और हम इन्हें खत्म कर रहे हैं, ताकि ये रिवर्स हो टाइड जो हमारे खिलाफ बिल्ड हुई है। तो फिर इंडिया के ऊपर प्रेशर दोबारा से आएगा कि एक मुल्क सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है और उसके बावजूद आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उनसे बात कीजिए। इसको हम क्लोज इसी पे करेंगे कि जो कलअदम तंजीमों से जोड़ के पाकिस्तान से बात की जाती है, और पाकिस्तान के अच्छे और बड़े जो इकदाम हैं जिनको इस वक्त दुनिया को मानना चाहिए, उन पर भी कुछ असरअंदाज होता है और इस्तेमाल करता है भारत इसको पाकिस्तान के खिलाफ। इस मामले पर कल तक क्या डेवलपमेंट होगी उस पर हम डिस्कशन करेंगे, कल ही गुफ्तगू होगी और बातें सामने आएंगी। आज के लिए इजाजत दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज।